अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। क्वेटा के अंदर एक खौफनाक खुद कुछ धमाका हुआ है। 20 लोगों की हलाकत हुई है, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी और इतने ऑपरेशंस हुए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। कभी न कभार दुश्मन वार कर जाता है। चमन के अंदर भी हुआ आज, आपको पता है। सियासी हुकूमतें, गवर्नमेंट्स दावे अवाम के सामने। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान का आइन 1973 के आइन के अंदर आपको पता है गारंटी देता है। इमरान खान गवर्नमेंट जो आते ही महंगाई, बेरोजगारी ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। जिस तरह वुज़रा ने कहा था, अपोजिशन को रिलीफ मिल रहा है, शरीफ खानदान को रिलीफ मिल रहा है। किस तरह रिलीफ मिल रहा है? क्या आसिफ जरदारी साहब और फरियाल टालपुर साहिबा को रिलीफ मिलेगा नून लीग के बाद? इमरान खान अड़े हुए हैं कि मैं केसेस बनाऊंगा। वुज़रा को टास्क दिया गया है करप्शन के केसेस निकालें। वुज़रा को यह क्यों नहीं टास्क दिया गया कि आप अवाम के लिए कोई रिलीफ निकालें, अवाम को कोई रिलीफ दें? इस गवर्नमेंट ने जो वादे दावे किए थे सब भूल गई। आज तो इसका नजरिया भी MQM के साथ मिलता है। आज तो इनके वुज़रा कहते हैं कि एक रोटी खाएं। आज इनके वुज़रा कहते हैं कि आप जो है ना महंगाई और बर्दाश्त कर देंगे। एशियन बैंक भी आपके सामने, वर्ल्ड बैंक भी आपके सामने, IMF भी आपके सामने। हालात बेहतर नहीं होंगे। कर्जे भी सबसे ज्यादा ले लिए, सबसे ज्यादा तारीख में 40 साल से। दवाएं महंगी हैं, पेट्रोल भी महंगा, गैस भी महंगा। अवाम जाए तो जाए कहां? तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में अवाम का क्या बनेगा, मुल्क का क्या बनेगा? किस तरफ हम जा रहे हैं? मुआशी सियासी सूरत हाल क्या बनने जा रही है? सियासतदान सिर्फ अपने जाती मुफादात को देखते हैं। अवाम का, कौम का, इस धरती का मुफाद कहां होता है? फिर आज घोटकी के अंदर बिलावल साहब ने तनकीद के तीर बरसाए हैं। कहा है कि इतना बड़ा वाकया हुआ क्वेटा में, खान साहब वहां पहुंचे नहीं, इसी वजह से कि वो इंटीरियर के मिनिस्टर हैं, उसको पहुंचना चाहिए था। और आवाम से जो वादे किए, जो IMF से बातें की गई, वो आपके सामने हैं। अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नायब सदर हैं FPCCI के, सीनियर नायब सदर हैं FPCCI के, कॉलमनिस्ट हैं और बेहतरीन उनकी किताब भी आपके सामने होती हैं काफ़ी, और उनका बेहतरीन तज्जिया होते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ एडवोकेट अताउल्ला खान MN हैं PTI के, कराची से जीत के आए। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं। यहाँ ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। डॉक्टर साहब आपसे मैं शुरू करूंगा डिस्कशन का कि मुल्क की सूरत हाल क्या बनने जा रही है। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक ना सर। क्वेटा की सब्जी मंडी में एक खुदकुश अफसोसनाक धमाका हुआ, हलाकतें हुई मासूम लोगों को। बहुत अफसोसनाक खबर है। लेकिन आप ये देखें कि बलूचिस्तान में मुसलसल इस तरह के अनरेस्ट, इस तरह के वाक़यात दहशतगर्दी के हो रहे हैं क्योंकि इंडिया ने एक बहुत ही मुनज़्ज़म नेटवर्क वहाँ पे बिछाया हुआ है। उन सफारतकारों और जो उनके मिशंस हैं, कौंसलेट जो हैं, जो अफ़गानिस्तान में उन्होंने कायम किए हैं, क्योंकि उनका कौंसलर सर्विसेज कोई नहीं है, दूसरी कोई सर्विसेज नहीं है। उनका मेन काम यही है कि बलूचिस्तान में बेअमनी को पैदा किया जाए और इस तरह से वाक़यात किए जाएं। और वो इस तरह से वो बदला लेना चाहता है कि जो मकबूजा कश्मीर में जो अपराइजिंग हो रही है और इलेक्शन का बैकआउट किया गया है, और वहाँ के लीडरों ने सब ने ओपन कॉल की है कि मोदी को सिलेक्ट करने से पहले आप सोच लें अपने इलाके के। लेकिन इमरान खान ने तो कहा मोदी अगर जीत के आएंगे तो कश्मीर का हल और आगे बात होगी, कांग्रेस के ऊपर प्रेशर रहेगा। देखिए ये बात मैं नहीं समझ सका, क्योंकि मैं तो ये तो समझता हूँ कि जो मोदी है वो एक्सट्रीमिस्ट है और वो मुसलमानों के और कश्मीर के ख़िलाफ़ जो उसकी जारियत देखी आपने, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और फिर इलेक्शन में जीतने के लिए उसने दो ममालिक जो एटमी ताकत हैं उनको जंग की आग में झोंकने तक की कोशिश की है। तो वो किस तरह से अगर वो जीतता है
तो कश्मीर के मसले पे हमें मदद मिलेगी या पाकिस्तान को बातचीत करने में मदद मिलेगी। मैं ये नहीं समझता कि ये मोदी जो है उसके आने के बाद अगर वो आ गया, बल्कि मोदी ने तो एक्सट्रीम पोजीशन लेनी होती है। कांग्रेस के वक्त में फिर भी आपने देखा कि मॉडरेट अप्रोच रही है, और जितने सारे एग्रीमेंट हुए हैं, जो हमने समझौते किए हैं, वो आपको याद होगा इंदिरा गांधी से लेके कांग्रेस के वक्त में हुए, जो उसमें 1970 का भी है और बाकी के भी हैं। तो मेरी राय से ज़रा मुख्तलिफ है कि अगर मोदी आता है तो मोदी तो वही नफ़रत की, वही मुसलमानों के और हिंदुओं के ख़िलाफ़ बातें करेगा और नफ़रतें बढ़ाएगा। और लेकिन अगर कांग्रेस आती है तो मैं समझता हूँ वो, क्योंकि इसके अगेंस्ट वोट लेकर आ रही है, वो इस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट उनकी कॉल है। वो ये नहीं कह रहा है, वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप सोच के वोट दें कि ये आपके बारे में क्या राय रखता है। तो मैं नहीं समझता कि वो मोदी का स्टैंड अपनाएंगे। ठीक है एमएनए साहब, इतना बड़ा वाकया हुआ कोयटा के अंदर, आज तक खान साहब अभी तक नहीं पहुंचे। बार बार बिलावल साहब ये तनकीद कह रहे हैं क्योंकि वो दाखिला के भी वजीर हैं, नहीं पहुंचे। और मोदी के साथ कहेंगे मोदी जीत के आएंगे। आपने मोदी को कहा था अगर नवाज शरीफ उनको सपोर्ट करते तो आप कहते ये मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। क्या खान साहब भी यारी रख रहे हैं क्या मोदी के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया इम्तियाज़। सबसे तो पहले तो जो कोयटा में वाक़या हुआ है बड़ा दिलसोज वाक़या है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और जो अफराद शहीद हुए हैं, जो उनके साथ हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और हमें एक बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जिस तरह हमने इंडिया को एक महाज पे शिकस्त दी, तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो इंडिया इस तरह की हरकतें कर सकता है। हमें अपने दुश्मनों से ख़बरदार रहना चाहिए। तो हमारे जो इदारे हैं वो लगे हुए हैं, हुकूमत भी बिल्कुल बाखबर है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बिल्कुल इस वाक़ये से उस पर मज़म्मत भी की है और गम का इजहार भी किया है। हुकूमत बलूचिस्तान वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पे वो लोग मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये ज़रूरी नहीं होता कि फ़ौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पहुँच जाए, बल्कि ऐसे इक़दामात होने चाहिए। वज़ारत उनके पास है। जी जी बिल्कुल, ऐसे इक़दामात होने चाहिए कि ऐसे जो वाक़यात होते हैं उनकी रोकथाम हो, और इसके लिए भरपूर हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो आर्मी है, हमारे जो बाकी इदारे हैं, वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और मोदी के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है, वो मैं समझता हूँ कि इसका इंशाअल्लाह अंदाज़ा हम सबको इंडिया के जब इंतखाबात होंगे और इसके नताइज आएंगे तो हम उसके बाद ना। एडवोकेट साहब, क्या आपको लग रहा है, मैंने साहब एक मुसलमानों का कातिल जिसने कत्ल किए हैं मुसलमानों को, वो हमारे लिए यानी कि कश्मीर के लिए आगे बढ़ेंगे? आपको लग रहा है कि खान साहब, इमरान खान साहब को ऐसा बयान देना चाहिए था मोदी के हक में और उसको ये सियासी फायदा नहीं है? मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। देखिए, एक माजी में वाक़यात हुए हैं, खान साहब ने उस पर बड़ी तनकीद की है, उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन अभी वो एक हकीकत है। इस वक्त इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म है और ज़ाहिर है वो इसकी बड़ी पार्टी है। तो खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब वो ये देख रहे हैं कि अगर जो कुछ माजी में हुआ है, मुस्तकबिल में कम अज़ कम जो मुसलमान हैं या जो कश्मीरी हैं उनके लिए ऐसे इक़दामात किए जाएं, ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कम अज़ कम वो दोबारा से तो ना हो। जो कुछ हुआ वो तो हो गया। 3 लोग वो तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दुनिया के अमन को खतरा, एक डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे इजराइल के नेतन्याहू, थर्ड ये मोदी हैं। आप पूरी दुनिया उनको जो है ना समझती है कि ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, पूरी दुनिया के खतरा है अमन के लिए। आप कहते हैं कि इससे अच्छी तवक्कुआत रखी जा सकती? मैं समझता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान है, मैंने जैसे पहले कहा कि जब इंडिया के इंतखाबात होंगे, उसके नताइज आएंगे, उसके बाद समझ आ जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर क्या खान साहब फिर यू टर्न ले लेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि ये जो बार बार कहा जाता है यू टर्न के हवाले से, देखिए मैं कहता हूं कि कौम के हवाले से जब आप इक़दामात लेते हैं, अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है, अगर किसी चीज़ का आप कोई इक़दाम करते हैं और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो ज़ाहिर है आप ये तो नहीं कहेंगे, उसको अना का मसला नहीं बनाएंगे कि मैंने ये किया आप किया नहीं, मैंने जो किया अगर वो ठीक नहीं है, वो गलत है, उसको हम रिव्यू कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, उसको दोबारा से देख सकते हैं। ये मेरा ख्याल ठीक है, इसमें बुराई नहीं है। डॉक्टर साहब, 3 चीजें मैं आपसे गिनवा लेता हूं। वजीर आजम ने कहा था, आपको पता, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, फिर ये वापस आए। एमनेस्टी स्कीम आपके सामने है, ये डाका, चोरी, लुटेरे, उनको बचाया जा रहा है आपके सामने। और जिस तरह MQM के हवाले से जिस तरह उन्होंने तनकीद कहा था, आज नजरिया उनका खान साहब जो आज बात कह रहे हैं उसके ऊपर कल एतमाद नहीं किया जा सकता, दूसरी बात कहेंगे।
आपने बिल्कुल सही तीनों चीज़ें गिनवाई और ये तीनों चीज़ें यू टर्न की खूबसूरत मिसाल हैं। लेकिन इससे एक बात ये भी सामने आती है कि मैच्योरिटी के साथ जो सियासत होती है उसमें ऐसी बात से कहने से ग्रेस करते हैं जिसमें कभी खुद आपको उसका सामना हो सकता हो, एम्बैरेसिंग पोजीशन होती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईएमएफ के पास जाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जाना होगा। सिर्फ पैसे लेने के नहीं बल्कि उनकी क्लियरेंस होती है उनके प्रोग्राम की, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक, आईएफसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आपको लोन दे सकते हैं, नहीं तो वो मना कर देते हैं कि आईएमएफ की क्लियरेंस लाओ। तो पैसों के अलावा एक क्लियरेंस ज़्यादा अहमियत रखती है, ग्रीन चिट जिसको कहते हैं। दूसरी चीज़ एमनेस्टी के बारे में उन्होंने कहा था और उसने बहुत नुकसान पहुंचाया क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन एमनेस्टी में नहीं गए। वो कह रहे थे कि इमरान साहब जो हैं अगर हुकूमत में आते हैं, उस वक्त एक इनकी हाइप क्रिएट थी और एक नज़र आ रहा था कि ये हुकूमत बना सकते हैं, तो ये तो दोबारा उसको खोल लेंगे सब चीज़ों को। और हुआ भी यही कि बनने के बाद एफआईए के नोटिस आए और दुबई की प्रॉपर्टीज़ के लिए उन्होंने तफसीलात मांगी। यहाँ पे मैंने एक बात कहने से मुझे बड़ा खुशी होती है, इसलिए मैं जिक्र करता हूँ कि चेयरमैन एफबीआर को जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और कहा कि आप डिटेल दें दुबई की प्रॉपर्टीज़ के कि कितने लोग और क्या, तो उन्होंने कहा सर मैं डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि एमनेस्टी के लॉ के मुताबिक मैं कस्टोडियन हूँ, ये लॉक एंड की में मैंने रखनी है, और उन्होंने नहीं दी। तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। लेकिन कहने का मकसद आपकी सवाल की तरफ आता हूँ कि एमनेस्टी पे लोग डर गए थे इनके इस बयान के बाद कि मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन अब क्यों छुपाया जा रहा है, शराइत क्यों छुपाए जा रहे हैं, आप बताया क्यों नहीं जाता अवाम को, आपको, सबको, चोर दरवाजे से क्यों जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस बात का कायल हूँ कि आईएमएफ के बाद के प्रोग्राम में जाने का अगर वो शुरू में एक फ़ैसला हो जाता तो हमें रुपी 145 तक ये पहुँच चुका है। 37 से 38% एक साल में इम्तियाज़ डिवैल्यूशन हुई है। किसके लिए की थी डिवैल्यूशन? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। अब आप मुझसे पूछें एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी है? 0%। आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मार्च के महीने में 13% कम हो गई है। तो आपने 37% रुपये को गिरा दिया, ये सोच के कि ये एक्सपोर्ट मेरी जो है 37%, 30%, 25%, 20%, 10% बढ़ जाएगी, वहाँ एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ी। तो इसके माने आप एक गलत दवा दे रहे हैं। मेडिसिन गलत हो गई। मेडिसिन इसलिए गलत हो गई कि आपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की जो दूसरी अहम वजूहत है उनको नज़रअंदाज करा। एक्सपोर्टर के रिफंड जो हैं वो एफबीआर के पास फंसे हुए 3 साल से 300 अरब रुपए, वो आपने वापस देने ताकि लोगों का हाथ खुले, वर्किंग कैपिटल आए, वो अभी तक नहीं हुए। ये मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने देने थे, पिछली हुकूमत ने देने थे, मैं बात सही भी करता जाऊं, लेकिन इनकी हुकूमत में वो इक़दाम होते कि पिछली हुकूमत की गलतियां, ये ज़्यादतियों को ये सुधारते। इन्होंने 80 अरब का वादा किया, ये अभी इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट जिसको मिनी बजट कहा था जो पास हुआ है, 2 दफ़ा जो आया था, हाँ 80 अरब, और वो भी अभी तक नहीं आया। तो हम और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक तीनों ने हमें ग्रोथ जो है 3.5% इस साल, आइंदा 2.9%, 2.7%। हालात खराब हो गए। अब ये सुने, लिहाजा हम जा रहे हैं इस्लामाबाद पीर को बजट की प्रपोजल उनको देने के लिए तमाम नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, और हम कह रहे हैं खुदा के वास्ते पे पूरी 3 बड़े इंस्टीट्यूशन ने जब कह दिया है तो ये होना है, ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ गिरेगी। इस बजट में कोई इक़दाम ऐसे कर लें कि ग्रोथ को हम ऊपर लाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या पहले आपसे वादे वफा हुए हैं? देखिए, जो आपसे वादे किए गए थे, हाँ बिजनेसमैन है आप, टॉप लीडिंग एक बिजनेसमैन है, आपसे वादे जो गवर्नमेंट ने किया था, इमरान खान सरकार ने किए थे, वो वफा हुए अवाम से, आपसे? देखिए, ये बात मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि तमाम वादे हमारे कोई पूरे नहीं हो सके और वो उनकी मजबूरियां हो सकती हैं। और जब भी हम जाते हैं तो हमें एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि भाई ये जाने वाली हुकूमत हमें मैस में छोड़ के गई, हमें कुछ टाइम चाहिए, और बिजनेस कम्युनिटी टाइम दे रही है। हम अभी भी टाइम देंगे। हम पैनिक नहीं कर रहा है, हम शटर डाउन नहीं कर रहा है, हम स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं इमरान खान की हुकूमत ट्रम्प पूरी करे, हम चाहते हैं कि कामयाब रहें, जो लोग इनको लाए हैं उनकी भी बड़ी उम्मीदें तवक्कुआत हैं, लेकिन खुदारा में एक रोड मैप तो दे दें, हमें एक
हिकमत अमली बता दें जिसके तहत आप चाहते हैं कि आप कहते हैं बारिशें हो जाएंगी जॉब की, वो भाई वो बतला दें किस वजह से बारिशें, किस पेड़ से बारिशें होंगी, किस आसमान से बारिशें होंगी, क्यों होगी, कब होंगी, हमें कैसे होगी। ठीक है, आपकी तरफ है मैंने साहब, बारिशें होंगी नौकरी की, आपके फैसल ने कहा है, फैसल वाडा साहब मिनिस्टर ने कहा बारिशें होने वाली हैं, जॉब की कैसे होंगी, कब होंगी, या फिर एक धोखा, अवाम ने आपके ऊपर एतमाद किया था, महंगाई बेरोजगारी ने खान साहब की मकबूलियत को खत्म कर दिया। इस 8 महीने में अभी कोई जवाब नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट एफबीआर की कलेक्शन कम हुई है, आपके दौर में कम हुई, 2000 अरब रुपए आपने लिए हैं, आपकी गवर्नमेंट ने लिए, आपने दोस्त ममालिक से भी पैसे लिए, आप IMF के पास भी जा रहे हैं, आपकी नाकामियां है, ये सिर्फ इमरान खान सरकार की नाकामियां है। देखिए जी, सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, महंगाई हो सकती है, लोग परेशान, बारिश होगी, फिर आप मुझे बारिश होगी 4 हफ्तों के अंदर, नौकरियां नहीं है, ये भी मानता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। या तो आप ये कहें कि जिस तरह से मुल्क था उस तरह से हम चलाएं, कि मौजूदा जो कुछ हमारे पास है उसको इस्तेमाल करें, माजी में जो होना है वो, मुस्तकबिल में जो होना है वो हो जाए मुल्क का। या तो हमने इसको फैसला ये करना है कि इस मुल्क को हमने ठीक करना है, इदारों को ठीक करना है। ये वही मुल्क है, इसमें आप सबके सामने है। कोई एक इदारा आपने 8 महीने में बनाया है, एक इदारा जहां बेहतरी आई हो, जिसके ऊपर आपने वाकई एक स्टेटमेंट आपको दिलाऊं, आपके किसने, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने कहा हम स्टील मिल नहीं चला सकते, अगर आप स्टील मिल नहीं चला सकते तो मुल्क कैसे चलाएंगे। मैं आपको बताऊं कि आपका एक इदारा स्टील मिल की आपने बात की, स्टील मिल बना हुआ था, इसको बर्बाद होने में कितना वक्त सर लगा? आप इस चीज में जाएं, अभी आपकी गवर्नमेंट है, उनको नाकाम किया है अवाम ने, उसको चलाने में, आपको दिया, चलाने में वक्त लगेगा। सर वो चला ही नहीं सकते, हम चला ही नहीं सकते, चला के दिखाएं, अब्दुल रज़ाक दाऊद, महंगाई बढ़ेगी। दूसरे महंगाई, एक रोटी खाएं, आपके स्पीकर ने कहा एक रोटी खाएं, अवाम को आप ये कह रहे हैं। देखें, लोगों को ज़ाहिर है तकलीफ होगी और परेशानियां भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है, अगर आपने इस मुल्क के इदारों को ठीक करना है, तो आपको बिल्कुल, ये मेरे भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक रोड में उस पे काम हो रहा है, वो बना रहे हैं। और जो आपने फैसल वाडा साहब की बात की है, देखिए वो उस मईशत की बात कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जब हम इसको ठीक करेंगे, वो इतनी जल्दी नहीं होगा, 5 महीने में, 6 महीने में, साल 1.5 साल लगेगा, लेकिन उसके बाद इंशाअल्लाह बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर पे एक बात पे यकीन है, आपकी टीम पे यकीन है, कि बिल्कुल मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब पे यकीन है, उसकी टीम पे इसलिए यकीन है कि 92 में उसके साथ इतनी बड़ी कोई टीम नहीं थे, बड़े बड़े नाम, 1-2 वो क्रिकेट का मैदान, लेकिन ये सियासी मैदान में बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं उसके साथ। इंशाअल्लाह जब प्राइम मिनिस्टर साहब उसको लीड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से चल रहे हैं, वो जिस तरह से खुद काम कर रहे हैं, वो सारी चीजों को खुद देख रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जहांगीर तरीन और शामुद कुरैशी उनसे अगर हैंडल नहीं होते तो दूसरे किस तरह होंगे। देखिए, जब एक घर में भी अगर कोई लोग होते हैं तो जाहिर है झगड़ा किस चीज का है, उनके दरमियान खान साहब आते हैं, पार्लिमानी मीटिंग करते हैं लाहौर के अंदर, कोई खास ऐसा। सर ब्रेक का टाइम हो गया, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। पार्लिमानी मीटिंग करते हैं लाहौर के अंदर, अपने वुज़रा को टास्क देते हैं कि करप्शन के केसेस ढूंढे शरीफ खानदान के खिलाफ। ये टास्क नहीं दे सकते कि अवाम को रिलीफ दें, अवाम के लिए सोचें, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, महंगाई कैसे खत्म होगी, किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ेगा आपको, इसके लिए टास्क क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों खान साहब को फोबिया है, क्यों दीवार से लगा रहे हैं, क्यों अपोजिशन के पीछे? कब निकलेंगे खान साहब इस सोच से इंतकाम? ब्रेक के बाद आता हूं नाज़रीन। वेलकम बैक। सर टास्क देते हैं अपने वुज़रा को, करप्शन के केसेस निकाल के आए, ढूंढ के आए, टास्क ये नहीं देते कि इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी गुर्बत कैसे खत्म। देखिए इम्तियाज साहब, इस पे मैं एक बात समझाना चाहूँगा और ये बहुत ज़रूरी है, अगर मैं ये मैसेज पास कर सका तो मुझे बड़ी खुशी होगी। करप्शन इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। करप्शन इज़ नॉट ऑल गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की जो लवाजमात हैं, जो रेसिपी है, SOP है, उसमें करप्शन एक हिस्सा है, 10, 15, 20%, 100% नहीं है। आपने शुरू से करप्शन आप बाकी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, माशरत को सुधारें, रिफॉर्म्स करें, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसीज़ हों, टूरिज्म IT के लिए जो 2 सेक्टर आपने सिलेक्ट कर रहे हैं,
साथ साथ करप्शन भी करते रहें, लेकिन क्या लग रहा है इस्लामाबाद में एक ब्यूरोक्रेट साइन करने को तैयार नहीं है फाइल। उस नैब के पास तो नहीं दूसरे दिन बुलावा आ जाना है। रियल एस्टेट की एक फाइल पूरे पाकिस्तान में बिजनेसमैन हो मूव नहीं कर रही है, प्लॉटों की सेल परचेज रुक गई है, एक फाइल नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें तो, और मैशियत को आप ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ये तो जमूत का शिकार हो रही हैं। लिहाजा खुदारा करप्शन पे बिल्कुल फोकस रखें। एक्चुअली जब आप अपोजिशन में होते हैं तो करप्शन का ज़्यादा नारा लगाना चाहिए, जब आप हुकूमत में आते हैं तो इस्लाहात और माशी कारकर्दगी के ऊपर फोकस ज़्यादा करना डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, जिनके ऊपर केसेस हैं वो नून लीग में हैं, पीपल्स पार्टी में, वो करप्ट और डाकू चोर हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं वो तहरीक इंसाफ के वुज़रा बने हुए, वो वजीर हैं, साफ सुथरे हैं। देखिए इसीलिए हम ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो। क्या नेब आजाद है सर? है? नेब आजाद है? देखिए नैब के बारे में मैं इतना तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो बहुत आप एक कैंडिडेट मुझसे ना चलो मैं ये इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। चलो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ आजाद है, क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ आजाद है? देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, लोगों को बंद कर दिया है और केसेस चलना शुरू हो गए हैं, तो नज़र आता है। लेकिन दूसरी सियासी जमातें भी जो हैं उसमें सती सावित्री तो नहीं है, और करप्शन तो आवे कहा भाई ऐसा था। तो मैं ये समझता हूँ कि लेटर स्टेज पे आदमी को ये महसूस होना चाहिए, इम्तियाज़ को ये महसूस होना चाहिए कि ये अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड है। ठीक है सर, मैं एक मिनट, टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर दर्शन लाल MNA हैं नून लीग के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। मेहरबानी। डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब भी बैठे हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। PTI के MNA एडवोकेट अताउल्ला खान साहब भी बैठे हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। सर मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है और बार बार खान साहब कह रहे हैं कि मैं जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और आपको एक तरफ रिलीफ भी मिल रहा है, अदालतों से जमानतें भी मिल रही हैं, ये सब आपके सामने एक आम तासुर है कि आपको रिलीफ दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं ये समझता हूँ कि ये खान साहब ये जो बातें करते हैं वो अभी तक कंटेनर से उतरे ही नहीं है। जो कंटेनर पे चढ़ के बातें करते थे वही बातें कर रहे हैं। अगर वो ये बात करते हैं तो पहले तो उठाए वो मेट्रो को जो कहते थे मैं 8 अरब में बनाऊंगा, 100 अरब तक पहुंच गई है पिशावर की मेट्रो, अभी तक वहाँ पे खड्डे गड़े हुए हैं, वहाँ तो पिलर भी नहीं निकल सका। पहले तो उठाए तो उनको उठाए, उसके बाद अभी आप देखिए खान साहब सो रहे होते हैं, डॉलर 100 से 140 तक पहुंच जाता है, उनको पता नहीं चलता। करप्शन का तो ये आलम है कि ये तो जाहिर है किसने किया होगा ना, वो तो कहते हैं मुझे पता भी नहीं है। और भी चीजें आप देखें, लोगों का तेल निकल गया है, हालांकि खुद खान साहब कह रहा है कि मैं तेल निकाल रहा हूँ समुद्र से और दरियाओं से, लेकिन तेल तो लोगों का निकल रहा है। हर चीज महंगी हो रही है, जिस चीज पे आप देखो, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, आप सब चीजें आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। तो मैं समझता हूँ कि बातें करने की और होती है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बताएं डॉक्टर साहब। जी मैं सफर कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ सिग्नल का भी चाहता हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बातें करने की और होती है, अब बातें करने का टाइम इनका क्या कि अमली काम करें, लोगों को रिलीफ है, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करें। बाकी एहसाब से तो कोई नहीं देता, एहसाब हो तो सबका हो, जो दिखाई देना चाहिए कि सबके साथ इंसाफ हो रहा है। जहाँ पे अगर अलीमा खान मशीनें चला के अमेरिका में जायदादें बना देती हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जहांगीर तरीन नायल हो के भी आप देखें वहाँ पे PM हाउस में वो मीटिंग शेयर कर रहे हैं, खुद इनके मिनिस्टर उनको कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, तो भी वो भी ठीक है। और मतलब हर चीज आप दवाइयों को देखें ना, गरीब आदमी जो किलेरी से 15 रुपए की टेबलेट थी 50 की बन गई, 10 रुपए की गोली जो है वो 60 रुपए की हो गई, 400% मेडिसिन बढ़ गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चीजें जो है मैं समझता हूँ सब चीजों को देखना चाहिए, सिर्फ बातें करने से या अपोजिशन को इनकार करने निशाना बनाने से कुछ नहीं होता। और आप वो भी देख लें, सिर्फ एंड काम का है, क्योंकि अगर वो चीजें
कोर्ट से जब उनको रिलीफ मिल रहा है तो कोर्ट में कुछ चीज साबित नहीं हो रही तब मिल रहा है ना। कोर्ट में ऐसे कैसे ये मिलता है? एक लाहौर हाई कोर्ट से सब। और सर दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, बिलावल साहब एहतजाज कर रहे हैं, जलसे जुलूस ट्रेन मार्च कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान भी लॉन्ग मार्चेस कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब और मरियम नवाज की खामोशी माना खेज है। क्या आप अपोजिशन के साथ रोडों पे होंगे? हम इनको सियासी शहीद नहीं बनने देना चाहते। हम कहते हैं कि ये खुद जब अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अभी अगर हम कोई बात करेंगे तो आप देखिए पंजाब में कितना मसला है, कोई मसला नहीं पंजाब में, हम आज ही गवर्नमेंट बना सकते हैं। बना सकते हैं आप? बात करेंगे कि हमें चलने नहीं दिया, पहले क्यों नहीं बनाई, अब बनने दिया जा रहा है? कोई आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू हो रही है, कोई बात हो रही है, कोई सेटिंग हो रही है? हेलो हाँ सर, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी बैकडोर कोई बात हो रही है? मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज कट सर। सर जी, हाँ, मैं- आप- मैं- आपकी जी तरफ। जी हाँ। सबसे पहले तो मैं, इन्होंने जो बात की ना, इनको बड़ा शौक है नून लीग वालों को जाती बातें करने का। आपकी मरियम नवाज ने कहा था कि मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो फिर पता चला कि क्या 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 उसका निकला। दूसरी बात यह है कि इमरान खान, मैं समझता हूँ, मैं हल्फन आपको कहता हूँ कि अल्लाह ताला का एक करम है हम पर, ख़ास पाकिस्तानी अवाम पर, कि इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म इस मुल्क को मिला है। वरना ये 2 पार्टी सिस्टम था। हम सब जानते हैं कि किस तरह मुल्क को लूटा गया, किस तरह इदारों को तबाह बर्बाद किया गया, किस तरह शहबाज शरीफ साहब जो है वो यहाँ पे आस्तीने चढ़ाकर और वो दिखा के तस्वीरें बनाने का उसको शौक़ था। और नवाज शरीफ साहब, वो हमें याद है कि गरीबों के पास जाते थे, वो जब सैलाब आता था तो वो दिखाते थे और अंदर ही अंदर क्या थे, अपने मैनेज जो है मिलने को तरसते थे। वो सारी चीज़ें हमें याद है। उसके बाद इनको रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट से, ठीक है। एतराज़ है आपको? लेकिन मुझे दिया क्या है रिलीफ? दिल्ली क्या है? दिया क्या है एतराज़ नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात पे, मुझे जाहिर है मैं इंसान हूं, मुझे वसवसा होता है कि ये सारी चीजें, सारे केसेस, हफ्ते के दिन, छुट्टी वाले दिन हमजा शहबाज को वहां से रिलीफ मिल जाती है, शहबाज शरीफ जो है उसको ECL से नाम हटाया जाता है। आपको कोर्ट की नियत पे शक है? मुझे कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ फिर आप एतराज क्यों कर रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट से अब हनीफा बासी साहब की सजा को देखे, ये सारी चीजें वहां से हो रही है। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि ये वक्ती बातें हैं, इंशाअल्लाह ये नहीं छोड़ेंगे हम इनको। और जो आप परेशान क्यों हैं? इनको जमानतें हो रही, परेशान आप नहीं क्यों हैं? हम परेशान नहीं है। एक हम तरफ सिर्फ आवाम से आप एक बात पे परेशान हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन एक बात पे परेशान जरूर है कि इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। और अगर कोई डाकू और चोर जो हैं वो जेलों से बाहर आते हैं तो हमें उसमें बड़ा अफसोस है। मैं आपको बताऊं, हाँ। एक 50 रुपए का जो चोर है वो आज ये सवाल करता है मुझसे, मेरे हल्के के लोग, मैं पिछले दिनों गया था जेल में, वो मुझसे सवाल करने लगे कि इस तरह का जो बड़ा अरबों खरबों का चोर है उसको तो आप लोगों ने छोड़ दिया, अदालत ने छोड़ दिया। हम 50 या 500 रुपए के मोबाइल में जो है वो जेल में है, हमें कब रिलीफ मिलेगा? पाकिस्तान की तारीख में मुझे बताएं क्या कि ये ऐसा तवज्जो हुआ? हटा नहीं रहे आप? खान साहब बार बार NRO की करप्शन की बात करें, तवज्जो नहीं हटा रहे अवाम की। नहीं, ये सियासत नहीं कर रहे। किस्म का NRO ये ऐसा आपके नाम पे सियासत नहीं मिलेगा। हम ये समझते हैं कि इन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है और अल्लाह के फजल करम से ठीक है इनको डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात, अवाम की बात बताऊं। अवाम को ये नहीं है कि नवाज शरीफ जेल में हो, जेल से बाहर हो, उनका मसला ये है कि मुआशी हालात कैसे हैं। डॉक्टर साहब ये समझ नहीं पा रहे, देखिए, क्या मैं अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ। देखिए 23 रुपए दूध पर लीटर बढ़ गया, 23 रुपए, 3, 4, 5 नहीं, पहले ये MNA को बताएं, ये गवर्नमेंट को बताएं कि महंगाई और मेडिसिन, सर मेडिसिन उस पे आ रहा हूँ। हाँ। पहले 5 रुपए बढ़ता था तो कमिश्नर रेट करता था और पूरा दूध उठा लेता था, सही है, 5 रुपए। आज 15 से 23 रुपए बढ़ गया है, कुछ नहीं हो रहा है। मेडिसिन 40 सालों में पहली दफा इतना इंक्रीज हुआ है कि मैं आपको बतला नहीं सकता। और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स भी इसमें शामिल है, यानी जान बचाने वाली अद्वियात जिसको कहते हैं वो भी इसमें शामिल है। उसके अलावा पेट्रोल देख लें, पेट्रोल से पूरे किराए वगैरह जो है आपके बढ़ गए। उसके अलावा आप डीजल और पेट्रोल को देख लें, बिजली और गैस की कीमतें देख लें। और उन्होंने ये कहा है, IMF को जो प्रोग्राम दे रहे हैं कि हम 25% बिजली और गैस की कीमत बढ़ा के जो हमारा TND लॉसेज हैं, यानी ये जो कुंडा है जिसको उर्दू में आप कुंडा कहते हैं, वो उसको हम ख़त्म करेंगे, यानी 16 रुपए की बिजली कर देंगे। आप अपने आप को एक्सपोर्ट को गैर मुकाबलती बना रहे हैं। एक तरफ डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप पैदावारी लागत बढ़ा रहे हैं। आप
तजाद, आप कंट्रडिक्ट कर रहे हैं। नाकाम हो गए तो सर, मैं ये कह नाकामियां रहा हूं- गवर्नमेंट की। मैं एक बात 8 ये महीने कह के रहा अंदर हूं- गवर्नमेंट एक्सपोज हो गई अवाम के सामने, जिससे मैंडेट लिया था, जो जिन्होंने इनको लाया एस्टेब्लिशमेंट ने, मेरा वो भी आखिरी जुमला परेशान। सुन ले, देखिए हाँ। जो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती नहीं है कि हर दूसरे जुमले में कि जी ये बेड़ा गर्क करके गए थे, ये हमें विरासत में देके गए थे, ये तबाह बर्बादी भाई की थी, जब ही तो अवाम ने आपको वोट दिया। उनको उठा के फेंक दिया। और बैलेंस शीट असद उमर के पास 6 महीने पहले से थी कि हमारा करंट अकाउंट कितना है, हमारे डेट कितने हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, हमारा खसारा कितना है, कर्जे कितने, सब उनके पास थी। उसकी कोई पॉलिसी बना के, कोई रोड मैप बना के, कोई लाते फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में हमें देते कि जी हमें ये मिला है और हमको इस तरह से इनको सही करना चाहते हैं, पूरी आवाम उनके साथ होती। लेकिन ये रातों रात चीज़ें बढ़ रही हैं, सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि एक बात सुने आप, और ये लर्जा खेज बात है, जिन लोगों ने सरमायाकारी की थी 40% स्टॉक एक्सचेंज में धुल गया। हाँ, धुल अगर किसी के 1 करोड़ था तो वो 40 लाख वहां चला गया, और 37 लाख रुपी डिवैल्यूएशन की वजह से अब आपको डॉलर को जो खरीदना पड़ेगा तो 37 लाख का ये नुकसान। तो आपके पास बचा कितना? बचा क्या आपके पास? आपकी गवर्नमेंट ने, आपने अवाम को कंगाल कर दिया, बिजनेसमैन को परेशान कर दिया। आप गुर्बत खत्म नहीं करें, गरीब खत्म कर रहे हैं। देखिए मैं फिर वही कहूँगा कि माजी को आप किसी तौर पर बुला नहीं सकते, उसको जुटला नहीं सकते। ये मुल्क जो है, इसके साथ जो कुछ किया गया है, इसको बनाने में वक्त लगेगा, ये ऐसे एकदम से होगा नहीं। महंगाई बढ़ेगी, डॉलर और बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल ये हुआ है, इसमें शक नहीं है। और होगा नहीं, बताएं ना आवाम को क्या क्या होने वाला है। चुप क्यों रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद दवाओं पे एक्शन लिया, उस पे काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन का टारगेट था, 2-3 दिन का, कुछ भी नहीं हुआ। जो मुल्क रेट्स हैं इम्तियाज साहब, जो मुल्क हालत जंग में हो उसमें ये कीमतें भी बढ़ती हैं। आपने ये जो इस तरह की चीजें हैं वो आपने ऐसे लोगों के हवाले की थी कि वो सारे जो सारे आप एक ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 21 तक के लोगों को देखें, जिसको जो मुल्क मौका मिला उसने उस तरह से लूटा। बड़ी मेहरबानी, टाइम हमारे सामने में, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। अवाम ने जिनको वोट दिया, अवाम को दिन में उन्होंने तारे दिखा दिए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, परेशान है, 10,000 12,000 में कैसे होगा गुजारा इस मुल्क के अंदर। महंगाई, बेरोजगारी, सियासी अफरा तफरी भी आपके सामने। एहसाब के नाम पे अवाम की तवज्जो हटाई जा रही। जरदारी साहब जेल में जाएं, नहीं जाएं, नवाज शरीफ जेल में जाएं, नहीं जाएं, अवाम की ये सोच नहीं है। महंगाई कैसे खत्म होगी, हालात कैसे बेहतर होंगे। अभी लोड शेडिंग शुरू हो गई है इस मुल्क के अंदर, 12-12 10-10 घंटे। ये जो गवर्नमेंट 8 महीने पहले खान साहब जहां भी जलसा करते थे, जहां भी जाते थे, लोग आते थे, आज वही लोग इमरान खान से दूर हैं, नाराज हैं, पछता रहे हैं कि हमने इनको वोट क्यों दिया। एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है कि हम कैसे अनाड़ी को लेकर आ जाए जिनसे मुल्क नहीं चलता। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।